हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटोर शालिनी, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अध्ययन मैथन साइंस मीडिया में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं, रियल नंबर। आई नो, आई एम सो सॉरी, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है ना, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं काफ़ी सारे स्कूल्स में। तो बेटा प्रॉब्लम ये है, वो हम आपको टू बी वेरी प्रूडेंट कि भाई हम सिर्फ यूट्यूबर नहीं हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को पढ़ाते हैं और कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, है ना। तो बात ये हो जाती है कि हमारी कमिटमेंट्स उनके साथ भी हैं, भाई उतनी कमिटमेंट्स हमारी आपके साथ भी हैं, है ना। तो उनको भी प्रिपेयर करना होता है। डीपीएस वालों का एग्ज़ाम है, मंडे को एग्ज़ाम है, सर्वोत्तम का एग्ज़ाम है, 19th को मैथ्स का एग्ज़ाम है, 30th को डीपीएस वालों का साइंस का एग्ज़ाम है। तो सबको प्रिपेयर करना पड़ रहा है भाई, है ना। तो आपके लिए भी हम वीडियोस लेके आएंगे भाई, जितने प्यारे हुए हैं उतने ही प्यारे आप भी हैं हमारे लिए। नेक्स्ट मंथ से हम लोग लाइव आया करेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाएं, और हमारा ये प्रॉमिस है बोर्ड्स के लिए हम आपको भी बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को करते हैं। तो जिस तरह से आपने लास्ट ईयर प्यार दिया था, इस साल भी प्यार दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए चीज़ों को स्मूथली कंटिन्यू करने में हमें, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, फटाफट से एनसीईआरटी का ये टॉपिक खत्म करके उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, क्यों? क्योंकि इस साल जो बोर्ड का एक पेपर आया था ना बेटा, 2024 वाला, उसमें आरडी शर्मा थी। बट उससे पहले वाला जो लास्ट ईयर का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, ठीक है। एग्जाम्पल से भी आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठ के आए थे। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। बोर्ड्स में किस तरह से पेपर सेट होता है, ये सडनली कुछ भी हो सकता है। तो हमें उतना ही हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी भी है, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए पीवाईक्यूज भी है। तो पहले आज हम लोग वन शॉट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और डेफिनेटली उसमें से पेपर आएगा जैसे लास्ट ईयर 9th में मिला था, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। और सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर है, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भाई रियल नंबर होते क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले जब हमारी काउंटिंग की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10,000, ठीक है, लेकिन 1 से स्टार्ट होती थी। तो जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती थी, जिसमें से काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती, ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद थोड़ा सा काम हुआ, इस पे थोड़ा सा वर्क हुआ, तब वहां पर आगे चल के काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट की जाने लगी। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 1000 10,000 लाख। तो जब 0 से काउंटिंग स्टार्ट होने लगी, तो बोला अब काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो उसको उन्होंने बोला होल नंबर। क्या बोला उन्होंने? होल नंबर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें 0 नहीं है, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और होल नंबर जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, तो वो होल नंबर है। तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 सब है। तो ऑल, सारे के सारे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं है, यहाँ 0 नहीं है। अगर 0 होगा तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, ठीक है। ऑलराइट, अब फिर इस पे धीरे धीरे थोड़ा सा और काम होने लगा। जब और काम होने लगा तो फिर क्या किया मैथमेटिशियंस ने कि भाई यहाँ पर नेगेटिव में भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 0 भी था, और यहाँ पर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से दो तरह से हमें नंबर्स मिलने लगे कि भाई यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो इनको बोला गया इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स की दो टाइप हो गए, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स दो टाइप के हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, दे ऑल आर इंटीजर्स, बिल्कुल हमें दिख रहा है ना, 1 2 3 4 सब है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिल्कुल है ना, 0 1 2 3 4 सब है। बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, और नेगेटिव इंटीजर ना ही तो होल नंबर में है, ना ही नेचुरल नंबर में है। बात समझ आई? ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर है वो सब इंटीजर हैं।
लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल और होल नंबर, ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे पास। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, वो हर नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और काम होता गया, भाई मैथमेटिशियंस हैं, काम तो करते रहेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे 1/2, 3/4, 2/3, 5/6, तो ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जब नंबर को ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, कैसे, इसको P/Q बोल देते हैं कि भाई ऊपर न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, तो P/Q की फॉर्म में जब इसको लिखना स्टार्ट कर दिया तो बोला गया कि भाई ये रेशनल नंबर है, और P/Q में भी इनके ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, जिसका कोई भी कॉमन प्राइम नंबर ना हो, ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर ना हो। तो ये क्या बोले गए, ये बोले गए रेशनल नंबर, जब हमने नंबर्स को किसकी फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि भाई डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है, सॉरी न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में 0, ये हमारा रेशनल नंबर है। 0/Q, ये 0/1 बोल लो, 0/2 बोल लो, 0/3 बोल लो, 0/4 बोल लो, कुछ भी बोलो, ये रेशनल नंबर है। लेकिन 1/0 इज नॉट रेशनल नंबर, क्यों, नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन आ जाती है, नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ जाती है। तो न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि नेगेटिव में भी होगा तो भी रेशनल नंबर हो सकता है। -1/2, -3/2 कि अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो भी ये रेशनल नंबर है, तब भी ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बात समझ आई। अब ये सब रेशनल नंबर हैं, यानी कि क्या सब कुछ रेशनल नंबर है, नहीं, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं बेटा जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन में या रेशियो में नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात, वो नंबर जो रेशनल नहीं है, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर, वो नंबर जो रेशनल नहीं है, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर। अब मैम कौन से नंबर ऐसे जो इर्रेशनल नहीं है वो बताइए, ठीक है, वो भी बताते हैं, अभी बताते हैं। तो सिंपल सी बात, रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल के अंदर तो सभी कुछ आ गया ना जो अब तक आप पढ़ते आए थे अलजेब्रा में, है ना, भाई नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रेशनल भी आ गए। तो ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर ये मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर, ठीक है। अब इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, डिटेल में मतलब इन शॉर्ट ही समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डेसिमल बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ना डेसिमल। तो बेटा डेसिमल दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, यानी कि जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमें 0 मिले। जैसे मान लो मैंने बोला 236 को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 1 जा 2 मिल रहा है, 3 नीचे आ गया है ना, 2 1 जा 2 आ जाएगा 1, ये 6 नीचे आ जाएगा, और 2 8 जा 16। तो हमने देखा ये टर्मिनेट हो गया ना, इसका डिनोमिनेटर हमें कितना मिल गया, क्या लिया था हमने, 236 लिया था ना, देखो 236, तो 2 से किया, 2 1 जा 2, 3 नीचे आ गया, 2 1 जा 2, 1 6 नीचे आ गया, 2 8 जा 16। तो हमने देखा कि हमें डिनोमिनेटर कितना, हमें इसका रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना, तो यानी कि टर्मिनेटिंग हुए, जिसका रिमाइंडर 0 वो टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 वो टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 53 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 1 जा 5 1 जा, या 536 को हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 536 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5, ये हो गया 0, यहाँ आ गया 3, है ना। तो अब ये तो 5 से नहीं जा सकता, 3 है यहाँ पर, दो वैल्यूज को हम नीचे एक साथ नहीं ले सकते, रूल होता है एक को ही लेंगे। तो पहले तो 5 0 0 करेंगे, यहाँ जाएगा 3, अब हम ले लेंगे 6, है ना। 5 7 जा 35,
इसको फर्दर किया तो कितना मिला 1 मिल गया यहाँ पर, है ना। हमने यहाँ लगाया डेसिमल, यहाँ लगा दिया 0, 5 2 जा 10 हो गया। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ठीक है। ये हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया था, ये हमें डेसिमल में कोई वैल्यू मिली थी 107.2, लेकिन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है बेटा, वो सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, वो सब टर्मिनेटिंग है जब रिमाइंडर 0 मिले डिवाइड करने के बाद, ठीक है। और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, इतना समझ लो। रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना, बात सिंपल सी बात, वो रेशनल नंबर है। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। अब बात आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग की, यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन वो रिमाइंडर 0 नहीं दे रहे हैं, वो डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, वो फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो फर्दर डिवाइड हो रहा है इसकी भी दो कंडीशन होगी कि भाई या तो डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होगी या रिपीट नहीं होगी। अगर डेसिमल के बाद के डिजिट रिपीट हो रही है तो उसको रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं, उसको रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं। और अगर डेसिमल लगाने के बाद रिपीट नहीं हो रही है, वो आगे कुछ कुछ चलता जा रहा है, जैसे 3.14732689640754932678, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो वो नॉन रिपीटिंग हो गई। और रिपीटिंग की टर्म कंडीशन मैंने बोल दी, जैसे आपने लास्ट ईयर किया था, अगर आपको याद हो, फॉर एग्जाम्पल 2.141414, तो 1414 रिपीट हो रहा है ना। या मैं बोल सकती हूँ 5.88888888, तो 88 रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटिंग है दे ऑल आर रेशनल। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेटा रेशनल नंबर हैं। ऑल टर्मिनेटिंग एंड ऑल रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर। और नॉन रिपीटिंग की बात अगर हम करेंगे तो जैसे मान लो मैंने बोला 3.14285673229743216264722647, तो ये देख रहे हैं हम कहीं पर रिपीट नहीं हो रही है, ये चलती जा रही है। तो ये ऐसी वैल्यू क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद वही रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो ऑल नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। ऑल नॉन रिपीटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ऑल राइट, तो ये इर्रेशनल हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ऑल राइट, इर्रेशनल हमने बोल दिया। अब हम पहचानेंगे कैसे, क्या मैम हम उसको डिवाइड करके देखेंगे कि इर्रेशनल है या नहीं, इतना बड़ा डिवीजन हम कैसे करेंगे। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि अगर रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये अपने टेबल में आते हैं, है ना। 13 हो गया, 11 हो गया, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर है √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, तो ये सब क्या है, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर। रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है तो दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर, सिंपल सी बात, ठीक है। ऑलराइट, एक चीज और बता देते हैं कि अगर 22/7 पाई की वैल्यू दे रखी है, तो क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये क्या है, दिस इज रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और जो भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है, दोनों प्राइम नंबर होते हैं, तो दोनों को प्राइम है ना, कॉमन प्राइम नहीं है, तो दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्टेड है, ना ही तो इनमें कॉमन प्राइम नंबर कोई है, और P/Q की फॉर्म में भी है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर 3.14 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर। ये क्या होता है बेटा, इसको हम इर्रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है, 9th क्लास की चीज थी, बट आपको एक बार रिकॉल करवा दिया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक समरी देख लेते हैं इसकी। तो हमने देखा
कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं, है ना। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिकरिंग या रिपीटिंग, दे आर रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। चाहे नॉन रिकरिंग कह लो, चाहे नॉन रिपीटिंग कह लो, एक ही बात है। चाहे रिकरिंग कह लो, चाहे रिपीटिंग कह लो, एक ही बात है। बात समझ आई? तो आई होप आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि भाई रियल नंबर होता क्या है, ये जानना हमारे लिए जरूरी था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक थ्योरम आ जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहली बात, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आएंगे, है ना, यानी कि अपने टेबल में भी आएंगे, वन भी होगा उनका प्राइम नंबर, और खुद भी होंगे, और साथ में और भी नंबर उनके प्राइम नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि सिंपल सी बात, जिसकी दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो, जिसकी दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, दे ऑल आर कंपोजिट नंबर। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 से ज्यादा का मतलब सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं, देखो नंबर खुद अपना भी होगा और 1 के अलावा। 2 से ज्यादा की कंडीशन क्या है कि भाई उसका 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, मान लो, और 3 भी है और 2 भी है, तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जिसका प्राइम फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, वो खुद भी होगा और भी कोई दूसरा नंबर होगा, दे ऑल आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमारे पास क्या है कि भाई हर एक कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने करके दिखाया था, ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यानी कि उन प्राइम फैक्टर्स के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर उसका नहीं होगा, उन प्राइम फैक्टर्स के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर उसका नहीं होगा। जैसे मैं 25 की अगर बात करूं तो 25 के फैक्टर क्या है, 1 है, 5 है एंड 25 है। तो देखो 1 और 25 ये अपने, ये 1 तो इसका प्राइम फैक्टर तो देखो सभी का होगा, है ना, 1 तो फैक्टर सबका होगा, नंबर भी खुद का होगा, लेकिन उसके अलावा इसमें 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो नंबर के अलावा, 1 के अलावा, वो नंबर, दैट नंबर इटसेल्फ के अलावा एक और कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए उसके साथ, तो वो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। बात समझ आई? तो अब ये जो इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक कंपोजिट नंबर को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, 25 की अगर मैं बात करूंगी तो 1 × 5 × 5, है ना, ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। तो इसको हम, ये यूनिक होंगे कि भाई 25 के और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ यही होंगे। हाँ, इसको हम लिख कैसे भी सकते हैं, हम इसको 1 × 5⁻² भी लिख सकते हैं, 5² भी लिख सकते हैं, या हम इसको 5² × 1 भी लिख सकते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर सेम रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स उसके सेम रहेंगे, ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो जैसे 32,760 हमारे पास एक नंबर है, जब इसके फैक्टर्स लिए तो इसके फैक्टर्स क्या थे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। तो इसको किस तरह से लिखा, 2³ × 3² × 5 × 7 × 13। अब इसको हम शफल करके भी लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे 3² × 2³ × 7 × 5 × 13, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, लेकिन फैक्टर्स यही रहेंगे, फैक्टर्स नहीं चेंज होंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यही क्या है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि भाई कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं, जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यानी कि ये रहेगी, इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं होंगे इसको, लेकिन हम इसका ऑर्डर हम चेंज करके लिख सकते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ऑलराइट, तो चलो सीधे एक्सरसाइज पे अब हम लोग आते हैं, हमने सारे बेसिक्स देख ली। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 140, कितना गिवन है 140, ठीक है। तो 140 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे।
तो अगर 140 की मैं बात करूं बेटा, तो देखो सबसे पहले तो 140 का मतलब क्या हो गया, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 जा 7। तो हमें क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं इसके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये मिल रहा है ना। तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं, है ना, आई थिंक विजिबल है। नेक्स्ट इज 156। तो 156 की अगर आप लेते हो फैक्टर्स, तो 156 के कितने होंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, है ना, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। तो हमने देखा हमें कितना मिल रहा है, देखो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, प्राइम फैक्टर ले लिया और उसको हमने प्रोडक्ट कर दिया। ज़्यादा थिकनेस तो नहीं हो गई ना, ठीक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 3825। ठीक है, इसके फैक्टर्स ले लेते हैं ज़रा, 3825। तो पहले 5 से करके देखते हैं, 5 7 जा 35, 36 37 38। तो यहाँ आ गया 3 बन गया 32, 5 6 जा 30, यहाँ आ गया 2, 5 5 जा 25, है ना। फिर से 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ जाएगा 2, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 50। अब 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 3 से करते हैं, नहीं 17 3 जा 17 3 जा कितना मिलेगा, 51। अब यहाँ आ जाएगा, या इसको चलो तो कोई बात नहीं, इसको 3 से कर लेते हैं। ठीक है, या हम इसको 51 को भी 3 से भी कर सकते थे। देखो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा और यहाँ आ गया 17 17 1 जा 17। तो हमें इसके फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं अगर आप देख सकते हो, तो 5 मिल रहा है 2 बार और 3 मिल रहा है 2 बार। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, 3825 के। ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5005। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है, बट कर देते हैं आपके लिए 5005। 5 1 जा 5, 0 0 1। ठीक है, ये हो गया 1001। अब ये कौन से टेबल में जाता है, ये 7 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, है ना। 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 4 जा, हाँ 4 जा 28, 7 3 जा 13। ठीक है, अब आ गया 143। अब ये किससे जाएगा, 11 से। तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा, अब ये जाएगा 13 से। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो कुछ भी रिपीट तो हो नहीं रहा था, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया। ऑलराइट, ये हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते जा रहे हैं बड़े आराम से, बचपन से आप लोग इसको करते आ रहे हो। ठीक है, तो इसको एक बार रिकॉल किया जा रहा है। उसके बाद है हमारे पास 7429। 7429। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं, ये किससे जा रहा है, 17 से जा रहा है ना। 17 4 जा 68, 3 जा 7 जा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये 17 से चला गया, अब ये जा रहा है 13 से। 13 3 जा 39, 13 17 27 17 से चला गया ना ये, तो अब ये 19 से जाएगा, 2 जा 39, 3 जा, है ना, और ये आ जाएगा 23। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिल रहे हैं बेटा, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं इसके। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई हमें इन नंबर्स को एज अ
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसे लिख के दिखा दिया। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है बेटा, जब हम किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इस वाले मेथड से किसी एक नंबर के फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर हम एक साथ किन्हीं दो नंबर का निकाल रहे हैं तो वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये तो एक फॉर्मूला आ जाता है आपके पास कि भाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें ये वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है 26। तो 26 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये तो सिंपल सा है, 2 इंटू 13 है ना, 13 2 26 होता है। उसके बाद है 91, तो 7 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 13 दोनों के टेबल में आ रहा है ना, तो 13 तो एक बार लिखेंगे। देखो जो दोनों में आ रहा होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, लेकिन किस कंडीशन में लिखते हैं, एलसीएम में थोड़ा सा इस चीज को आपको याद रखना है कि जो नंबर पहले रिपीट हो रहा है वो आपको देखना है, और उसके पास जिसके पास भी हाईएस्ट पावर है आपको वो चीज यहाँ लिखनी होगी। यहाँ तो खैर दोनों का एक एक ही है, तो हमने एक 13 लिख दिया, और बाकी जो बच रहा है वो एज इट इज लिख देंगे। लेट अस सपोज दैट, मान लो अगर आपको कुछ इस तरह से दिया होता 2 इंटू 13 स्क्वायर एंड 7 इंटू 30, तब इसका एलसीएम आप क्या लिखते हैं। तो एलसीएम जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप देखो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं और इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है वो आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो बच रहा है वो लिख देना है किसके अंदर, एलसीएम में, लीस्ट में हाईएस्ट पावर देखनी है कॉमन फैक्टर की, उसको लिखना है, और बाकी जो बच रहा है वो सब लिख देना है, ठीक है। अभी आगे आगे हम करेंगे ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 26 182, ठीक है। और HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमको वेरीफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम कितना हमारे पास 182, और एचसीएफ कितना है 13, और ये दो नंबर है 26 इंटू 91। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2366 हमको मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि आपको 2366 ही मिलेगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। एलसीएम एचसीएफ का ध्यान रखना, अभी आगे हम इसकी प्रैक्टिस और करवा रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं इसका बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमको दे रखा है 510, तो 510 के हमें फैक्टर्स लेने हैं। तो 17 3 4 है ना, ये फैक्टर्स इसके मिलने चाहिए। अगर आपको निकाल के दिखा देते हैं तो पहले 2 से करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 13 7 जा 17 3 जा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं इसके, है ना। तो हमने लिख लिया 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 13, 17 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, ये सब हमने लिख दिया। उसके बाद दे रखा है 92, तो एक बार 92 के भी फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो 92 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 से करते हैं पहले, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ जाएगा 23। तो इसके फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 स्क्वायर इंटू 23, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे।
सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है क्या रिपीट हो रहा है। तो क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और क्या बताया था आपको, जो भी रिपीट हो रहा है उसमें जिसके पास हाईएस्ट पावर है हम उसको लिखेंगे। तो हाईएस्ट पावर इसके पास है, तो एलसीएम में ही आ जाएगा 2 स्क्वायर। अब हम वो सारे नंबर लिख लेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे, या जो एक्स्ट्रा जो सब बच रहा है वो सब लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 3 भी लिखेंगे इसको, ठीक है, हम इस 5 को भी लिखेंगे, ठीक है, हम इस 17 को भी लिखेंगे, और हम इस 23 को भी लिखेंगे। ऑलराइट, बात समझ आई। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 23460। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद HCF हम निकालेंगे। तो HCF में भाई जो वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 2 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें HCF में हमें क्या निकालना होता है कि पहले तो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, और जिसके पास छोटी पावर है उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर HCF में देखो, ये 2 स्क्वायर और ये 2, ये रिपीट हो रहा है ना, और इसमें छोटी पावर किसके पास है, 2 के पास, तो HCF हो जाएगा 2। बात समझ आई। थोड़ा सा इस चीज को याद रखना, एलसीएम में हम पहले ये चेक करेंगे क्या रिपीट हो रहा है, और जिसके पास हाईएस्ट पावर है उसको हम लिख लेंगे, और बाकी जो बच रहा है वो सब लिख लेंगे। और HCF में हम सिर्फ और सिर्फ, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई क्या रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 रिपीट हो रहा है, और उसमें भी हमें लिखना क्या है, जिसके पास छोटी पावर है, सबसे छोटी पावर जिसके पास है वो HCF में लिख दी जाएगी, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो अब हमको क्या करना है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना है हमारा यहाँ पर 2, LCM कितना है 23460, और 2 नंबर हमारे क्या है 510 इंटू 92। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना मिला है 096446920, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हो 46920 ही मिलेगा। तो हमने इस तरह से इसको वेरीफाई कर लिया। ऑलराइट, हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो सबसे पहले 336 के फैक्टर्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो 336 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, क्योंकि 6 है तो पहले 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा। तो हमको इसके फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बार तो हमें 2 मिल रहा है, उसके बाद 1 3 और 1 7 मिल रहा है, ठीक है। फिर है 54, तो 6 9 जार 54 होता है ना, तो 6 का मतलब 2 इंटू 3 और 9 का मतलब 3 इंटू 3। तो इसके फैक्टर्स क्या मिले 2 इंटू 3 क्यूब, ये मिल गए ना इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब हम HCF और LCM लिख लेते हैं। तो अब हमें सबसे पहले LCM लिख लेते हैं। तो LCM का रूल क्या बताया था, सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 3, और अब इसमें से इस कौन सा वाला 3 हम लिखेंगे जिसके पास हाईएस्ट पावर है, जिसकी पावर सबसे बड़ी है ना। तो 3 क्यूब, क्योंकि ये तो 1 ही है, तो हम LCM में क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 क्यूब। अब हम बाकी के वो सारे नंबर लिख लेंगे जो कि बच रहे, ठीक है, LCM में। तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा हाँ, 2 भी तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2 भी तो रिपीट हो रहा है। तो इसमें से कौन सा वाला 2 लिखेंगे जिसके पास पावर सबसे बड़ी है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 हम लिख देंगे, है ना। 2 रेज़ टू द पावर 4, इस 2 को छोड़ देंगे। अब क्या बचा, सिर्फ हमारा 7 बचा, ठीक है। क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 3 27, यहाँ जगह 16 इंटू 7, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा,
112 इंटू 27, 20 + 7 तो कितना हो जाएगा ये 4220 प्लस 8 7 जगह 4 3024 इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है 3024। ऑल राइट, ये मिल गया LCM। अब हम HCF देख लेते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा किसका 54 का। तो पहले हमें देखना है कि कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो यहाँ 2 और 3 रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है उसके पास जिसके पास सबसे छोटी पावर है वो हम HCF में लिखते हैं। सिर्फ जो रिपीट हो रहा है उसको लिखते हैं, और उसमें भी जिसके पास पावर सबसे छोटी है। तो पहले तो 2 देख लेते हैं, 2 रिपीट हो रहा है तो इसमें छोटी पावर किसके पास है 2 के पास, जो उसकी सिर्फ 1 है। वैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ क्यूब है, यहाँ 3 है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको जिसके पास छोटी पावर है तो उसका HCF कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है बेटा, अब हमें LCM इंटू HCF लिखना है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना है हमारा बेटा 3024, HCF कितना है 6, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से नंबर है 336 इंटू 54, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला 18144, है ना, और ये भी हमारा 18144 मिलेगा। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमने वेरिफिकेशन की है ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट हमको इन्होंने बोला है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM और HCF अभी आपको फाइंड आउट करना सिखाया है, एक बार वापस से देख लेते हैं। 12, 15 एंड 21 हमें दे रखा है, सिंपल सी वैल्यूज दे रखी है। क्या क्या दे रखा है 12, 15 एंड 21। तो 12 का मतलब 2 3 जा 4 है ना, और 4 3 जा 12। अगर आप इसको ऐसे भी निकालोगे तो भी आप देख सकते हो। तो 12 के फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं 2 6 4 2 3 4, तो क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का 3 5 जा 15, और 21 का 3 7 जा 21। अब हमें क्या करना है, इसका पहले तो LCM निकालना है और फिर HCF। तो LCM में मैंने क्या बोला था बेटा, हमें सब कुछ लिखना है, लेकिन जो रिपीट हो रहा है हमें सब कुछ लिखना है, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है हमें वो नंबर लिखना है उसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रिपीट क्या हो रहा है। तो इसमें रिपीट हो रहा है बेटा 3, सिर्फ और सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है ना, इसमें 3 रिपीट हो रहा है। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, तो ये 3 एज इट इज रहेगा। अब बाकी जो बच रहा है वो सब लिख दो, ठीक है। क्या क्या बच रहा है 2 स्क्वायर है ना, ये दोनों बच रहे थे, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, अरे 5 इंटू 7 है ना, तो 5 इंटू 7, तो इसका मिल जाएगा 420। इसका कितना मिल जाएगा 420, हाँ ठीक है ना। 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 20 इंटू 21 420 हो जाएगा। और HCF कितना होगा हमारा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें देखना है। तो कॉमन फैक्टर पहले तो देखेंगे कि भाई इन सब में क्या है, और उसमें जिसके पास सबसे छोटी पावर है वो हमारा HCF होगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में 3 है और तीनों के पास पावर 1 है, तो इसका HCF हो जाएगा 3 बस, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही फाइंड आउट करना था। इसके अंदर हमने LCM भी फाइंड आउट कर लिया, HCF भी फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं अब हम लोग। सेकेंड में दिया है, पहला दिया है 17, तो 1 इंटू 17
दूसरा दिया है 23, ये भी प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23। तीसरा दिया है 29, 1 इंटू 29। ठीक है, तो इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल रहा है, पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 है, और तो कॉमन फैक्टर इसके अंदर है नहीं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ऑलराइट, क्या किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट्स में मेंशन कर देना। ऑलराइट, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे खुद से और कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, पहले तो हम 8 के फैक्टर्स लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 क्यूब इंटू 1, 1 इंटू 2 क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 भी लिख लेते हैं, तो 1 इंटू 2 क्यूब। उसके बाद है 9, तो 1 इंटू 3 स्क्वायर है ना, और 25 का मतलब 1 इंटू 5 स्क्वायर, यही होगा, है ना। चलो अब हम यहाँ देख लेते हैं एलसीएम कितना मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर हमारा तो कुछ और तो रिपीट हो नहीं रहा, ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ में सिर्फ 1 है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 9 जा 225 इंटू 8, 1800, तो इसका आ जाएगा 1800 आंसर। ठीक है, ऑल राइट, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सिंपल थे और बहुत सिंपली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमको गिवन है, गिवन दैट HCF 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। हमें इन ये दो नंबर हमें दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों का हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, LCM इंटू HCF is equals to product of टू नंबर्स, है ना। LCM कितना दे रखा है बेटा, हमें नहीं पता है, LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF हमको कितना दे रखा है, 9, और दो नंबर कौन कौन से हैं, 306 इंटू 657। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ ले आते हैं, तो 306 इंटू 657, तो कितना मिला, 7 4 है ना, 73। तो 306 इंटू 73 हम कर देंगे, तो कितना मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 73, 300 6 मल्टीप्लाई कर लेना आप, है ना इसको। तो कितना हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 3, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये आंसर हो गया। क्या ये आंसर ठीक है, क्या इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। आई थिंक ठीक ही होगा, गलत तो नहीं होगा, बट स्टिल हाँ हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि भाई 6n, n जो है ये कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है भाई, 6⁻1 भी हो सकता है, 6⁻2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है।
रादर देन जीरो। जीरो लग जाता है तो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई अगर हम इस n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लगाते हैं तो क्या कभी 6 को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 मिलेगा? तो देखो बेटा, इसकी कंडीशन होती है, जैसे अगर मैंने 6 को एक बार मल्टीप्लाई किया, अगर मान लो 6 की पावर है 1, है ना, तो एक बार मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलेगा। फिर 6 की पावर है 2 तो हमें 36 मिलेगा। फिर 6 की पावर है 3 तो हमें 256 मिलेगा। अगर 6 की पावर है 4, ये था 6 पावर 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, तो 1296, ठीक है। तो इस तरह से अगर 6 पावर 5 है तो 6 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो हमको कितना मिलेगा? 776। तो इस तरह से हम भाई कोई भी नेचुरल नंबर लगा दें, हमें तब तक 0 नहीं मिल सकता जब तक कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा एक नंबर 2 और एक 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। कि जैसे मान लो 2 × 5 मैंने किया, रूल होता है हमारा बेटा, क्या रूल होता है हमारा, एक ये वो रूल फॉलो हो रहा है, तो हमें कोई भी नेचुरल नंबर लगा दे हम उसके ऊपर हमें 0 मिलेगा, ठीक है। रूल होता है 2m 5m का, कि भाई बेसिस हमारे डिफरेंट हैं और पावर हमारी सेम है, यानी कि जितने 2 उतने 5, एक 2 और एक 5 है तो 10 मिलेगा। अगर 2 2 और 2 5 होंगे तो 100 मिलेगा। अगर 3 2 और 3 बार 5 आए तो 1000 मिलता है। अगर 4 बार 2 आए और 5 भी 4 बार आए देन वी विल गेट 10,000। तो ये एक रूल होता है कि भाई प्राइम नंबर्स में हमारे पास 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2 और 5 का होना जरूरी है। तो अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स देखें बेटा, अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो 6 के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 3n है ना, 5 नहीं। अगर 5 होता तभी 0 आ सकता था, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 5 is not a prime factor of 6, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस 5 is not a prime factor of 6, और if there will be a prime factor of 5 instead of 3, then only we will get then only 6n can end with the digit 0। तो हमने यहाँ क्या लिखा? since 5 is not a prime factor of 6, तो 6n cannot end with the digit 0, ये लिखेंगे, ठीक है। 6n cannot या can't end with digit 0, तो हमारा 2 का और 5 का होना जरूरी है। ऑल राइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताए थे कि भाई जिसमें 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, हम अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो पहला जो हमें दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 13 हमें कॉमन मिल रहा है दोनों में, है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 7 × 11 और ये 13 तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस ये 13 बचा, ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ भी बचा 1। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए? 7 × 11, है ना। तो फैक्टर्स क्या हो गए? यहाँ लिख देंगे 77 + 1, फिर 13 × 78। अब 78 के फैक्टर्स क्या होंगे?
वो लिख लेते हैं। 78 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करके देख लो। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या मिल रहा है हमें? 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, है ना, नंबर के अलावा भी। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, उसी तरह से एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है ना। तो हमने 5 यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर आ गया ना, यहाँ बचा 1। 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये 1 एज इट इज रहेगा प्लस 5। ठीक है, तो इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया तो 1009 हमको मिल जाएगा। ठीक है, 4 मिल जाएगा, 1004 प्लस 5 1009। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ये दोनों प्राइम नंबर्स है ना। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो भाई यहाँ पर भी हमारे पास प्राइम नंबर है, यहाँ पर भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है हमारे पास। तो वी कैन से दैट कि दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, नॉट प्राइम नंबर। देन वी कैन से दैट दीज आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऑल राइट, समझ आ गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। वे स्पोर्ट्स फील्ड के पास एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ने कितना टाइम लिया बेटा? 18 मिनट्स लिए इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने में। ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है? टोटल टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है? 18 मिनट्स। और रवि ने 12 मिनट लिए। सेम, अगर मान लो ये यहां से यहां ऐसे भाग रहे हैं तो दोनों, रवि ने कितना लिया है? टोटल टाइम टेकन बाय रवि, टोटल टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना टाइम लिया? 12 मिनट्स। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि मान लो दोनों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें ये बताना है ना कि भाई सबसे पहला टाइम कौन सा जिसपे ये दोनों मिलेंगे। सबसे पहला टाइम, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला टाइम निकालें, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, है ना। और 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना मिला बेटा इसका? देखो, इसका तो हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर और इसका हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम में क्या करते हैं भाई? जो हाईएस्ट, सबसे पहले तो जो रिपीट हो रहा है उसको देख रहे हैं और उसकी जो हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है। तो कौन सा वाला 2 लिखेंगे? जिसकी पावर हाईएस्ट है। तो 2 स्क्वायर एक तो यहाँ लिखेंगे और फिर 3, तो 3 में भी इसकी पावर हाईएस्ट है ना, 3 स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो कितना मिलेगा? 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यहाँ आ जाएगा 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें ये निकालना था। अब सबसे पहला टाइम कौन सा होगा जिसमें ये दोनों मिलेंगे? तो लीस्ट की बात हो रही थी, है ना। लास्ट में तो नहीं पूछा। अब कितने राउंड्स के बाद लास्ट, ये सबसे लास्ट में कब मिलेंगे? ठीक है, अगर लीस्ट की बात होती है तो एलसीएम, यानी कि सबसे पहले की बात होती है, छोटे की बात होती है। ठीक है, और मैक्सिमम की बात होती है, मिनिमम की बात होगी तो एलसीएम लेते हैं, और जब भी मैक्सिमम की बात होती है तो एचसीएफ लेते हैं। तो सबसे पहला टाइम इन्होंने पूछा था। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वाला टाइम हमको निकालना था, इसीलिए हमने एलसीएम निकाला। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। ऑल राइट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देख लेते हैं बेटा 1.2 थ्योरम। इसमें बोला गया है कि p कोई भी एक प्राइम नंबर है। मान लो हमने वो प्राइम नंबर ले लिया, p ले लिया हमने 3, ठीक है। अब p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मान लो a हमारा है या a स्क्वायर हमारा है 9 और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, आपस में 3 मिल रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, है ना। यानी कि a स्क्वायर अगर 9 है तो a कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 को भी डिवाइड, भाई a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात ये बोली जा रही है। तो सिंपल सी बात, p एक प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये एक सिंपल सी थ्योरम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड्स में भी पूछा गया था एज इट इज, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। तो बेटा इसको इररेशनल प्रूफ करने के लिए पहले हमें इसको रैशनल मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसे रैशनल मानेंगे। तो लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब अगर रूट 5 रैशनल नंबर है, सीधी सी बात, तो हम क्या लिखेंगे उसको, p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखेंगे। और p अपॉन क्यू का मतलब क्या हो गया, वेयर ये लिखना हमें जरूरी होता है, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। p और q को प्राइम नंबर है, यानी कि कॉमन प्राइम नंबर है, यानी कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सॉरी नॉट कॉमन प्राइम, कि भाई इनके बीच में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। p एंड q जो है इनमें कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, वो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो p और q जो है ये को प्राइम नंबर है, जिसमें कि हम ये बोलेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। हमने डेफिनेशन लिख दी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमने दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा और p अपॉन q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं, q को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस 5 को मैं यहां ले जाऊं तो एक प्राइम नंबर है जो कि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, जस्ट अभी हमने पीछे थ्योरम की थी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इफ, तो हम सीधी सी बात ये लिखेंगे, इफ फाइव डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड p ऑल्सो। अब 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा ना, वो डेफिनेटली करेगा, ठीक है। अब 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइड। अब अगर देखो p स्क्वायर से डिवाइड करने पे कुछ और आंसर आ रहा था और p से डिवाइड करने पे हमें कुछ और आंसर आ रहा था, जैसा हमने किया था अभी कि भाई अगर मान लो a स्क्वायर अपॉन p की हमने बात की थी, इसको हमने किया था, तो ये तो मिल गया था हमें 5, है ना। यहाँ पर a अपॉन p की बात हो रही है, तो भाई a तो कुछ अदर नंबर है ना, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये तो कोई एक अदर नंबर है ना। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिखेंगे, इफ p डिवाइड p स्क्वायर देन 5 डिवाइड p ऑल्सो, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k, कि भाई 5 के साथ डिवाइड हो रहा है और k कांस्टेंट, कुछ भी कोई भी एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है। कोई आ गया था स्टूडियो में, अभी इंस्टीट्यूट में कोई है नहीं, हम अकेले शूट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें जाकर चेक करना पड़ा कौन है, बार बार बेल बज रही थी, ठीक है। कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा सा ग्लिच आएगा, अपना काम चला लेना। यहाँ तक हम एक बार वापस से आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, और जब p के साथ डिवाइड होगा तो p कोई एक अलग नंबर होगा जिसको हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और k क्या है हमारा, k एनी पॉजिटिव
इंटीजर है भाई, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारा के हो सकता है, जैसे 25 का 5 है ना, तो अलग पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा, अब हमने इन दोनों को वापस से स्क्वायरिंग की, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड की स्क्वायरिंग की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का हो जाएगा 25 और के का हो जाएगा के स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हुई है हमें, 5q स्क्वायर, है ना, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 इधर गया तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5k स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको, 5 5 जा 25, तो 5k स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 अगर नीचे आया तो q स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इफ 5 divides q square then 5 will divide q also, कि अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास एक था यहाँ पर कि भाई 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो as 5 divides p and q both, 5 भाई देखो हमने अभी किया था ना कि भाई 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है एंड 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो therefore our contradiction इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एक कॉमन प्राइम फैक्टर है 5, तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का p और q का कॉमन एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है 5, तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो हेंस लास्ट हम लिखेंगे √5 इज इररेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ऑल राइट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। आपको देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पहले तो √5 को इररेशनल प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको √5 को इररेशनल प्रूफ करने के बाद फिर इसको आगे लेके चलेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम √5 को इररेशनल मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। अब अगर 3 + 2 √5 रैशनल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, और सेम चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, where p and q आर को-प्राइम, दोनों को-प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, तभी ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। वेयर p एंड q आर को-प्राइम, कॉमन प्राइम नंबर नहीं है। अगर कॉमन प्राइम नंबर आ जाता है तो वो इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। वेयर p एंड q आर कॉमन प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, इसका स्क्वायर किया तो 3 + 2 √5 द होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया 3 स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। या ऐसा करते हैं हम लोग, अभी स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, अभी फिलहाल हम इसको अभी हटा देते हैं, स्क्वायरिंग भी की जाएगी। 3 देखो अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पहले 3 को इधर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q -3, है ना। अब इसका हमने एलसीएम लिया, स्क्वायरिंग अभी नहीं किया हमने, अभी ट्रांसपोज किया, 3 को इधर ले आए, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 √5 इज इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा q, यहाँ जाएगा p -3q, है ना।
अब 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। तो √5 क्या है, √5 इज इर्रेशनल नंबर, √5 इज इर्रेशनल नंबर, और ये रैशनल की फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में है। तो क्या रैशनल और इर्रेशनल एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे, सीधी सी बात बोलेंगे, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। बस इतना लिख के हम छोड़ देंगे, सिंपल, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। ऑलराइट, वन अपॉन √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये आराम से हम कर सकते हैं। 1 अपॉन √2 को हम पहले रैशनल मान के चलते हैं। लेट 1 अपॉन √2 इज रैशनल नंबर, से बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर p एंड q क्या है, अब तो आपको रट गया होगा, को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स है ना, और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, √2 इज इक्वल टू q अपॉन p, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि √2 इज इर्रेशनल नंबर, वी नो दैट ऑलरेडी, है ना। और ये क्या है, रैशनल, तो रैशनल और इर्रेशनल एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो सिंपल, देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज इर्रेशनल नंबर, आप पूरा लिख देंगे, सिर्फ इतना ही इसका प्रूफ होगा। ऑलराइट, फिर 7 √5 का भी सेम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमने इधर लिखा 7 √5, सेम लिखेंगे, लेट 7 √5 इज रैशनल नंबर, यहाँ से ये हटा दो, ये हो जाएगा 7 √5, रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, कितना हो जाएगा, √5 अपॉन 7, ये जगह q अपॉन p, 7 को इधर ले जाएंगे, तो √5 इज इक्वल टू 7q अपॉन p, ठीक है। तो ये इर्रेशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात, 7 √5 इज इर्रेशनल। सेम, बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली हमें चीजों को सोच के चलना है, ठीक है। उसी तरह से 6 + √2 है, अब मैंने यहां से ये हटा दिया, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, 6 + √2, इसको हमने p अपॉन q मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम √2 को यही रहने देंगे और p अपॉन q -6 मान लेंगे इसको। तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा हमें इसको सॉल्व किया तो, देखो q नीचे आ जाएगा, p -6q हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया इर्रेशनल, ये हो गया रैशनल। तो सिंपल सी बात, हम इसको क्या बोलेंगे, 6 + √2 को इर्रेशनल, सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा हमने चीज़ों को अरेंज करके लिखा है ठीक से, ठीक है। कभी ट्रांसपोजिंग की है इसकी, कभी एडिटिव इनवर्स की है, कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो बेटा कमेंट्स में मेंशन करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि पहले NCERT खत्म करें, PYQs बाद में करें, तो भी आप कमेंट्स में ये लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye बच्चा पार्टी, bye bye.